द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। वो सर्कमस्टेंसेस कौन से थे, वो परिस्थितियाँ कौन सी थी जिनके चलते फ्रांस में रेवोल्यूशंस हुई, जिसके चलते फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, तो हमें फ्रांसीसी क्रांति के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण बताने हैं, उसके कॉजेज बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर। पॉइंट नंबर 1, एब्सोल्यूट मोनार्की। फ्रांस में किस तरह की सरकार थी, वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, एक राजा था लुई 16, जिसके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है ना। और वो एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज करता था, यानी कि कोई भी उसकी बात को काट नहीं सकता था, कोई भी उसको वो किसी की सुनता नहीं था, अपनी मर्जी से अपना शासन चलाता था। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से गलत था। ठीक है, तो उसके रूल करने के तरीके ऐसे थे जो ना तो लोगों को पसंद आ रहे थे और ना ही वो किसी की सुनता था। एब्सोल्यूट मोनार्की, सो इट वाज अ कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 2, एम्प्टी ट्रेजरी। So when he ascended the throne, the royal treasury was empty. Long years of war had drained the financial resources of France. देखो, हमने क्या पढ़ा था, जब लुई 16 गद्दी पर बैठता है तो उसको खजाना मिलता है खाली। तो एक ऐसा देश जहाँ की ट्रेजरी एम्प्टी है, जिसका खजाना खाली है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारी इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। राजा ढंग से काम नहीं कर पाएगा और इसके बाद जो है राजा नए टैक्स लगाएगा जिससे जनता भड़क उठेगी, है ना। तो एम्प्टी ट्रेजरी एक कारण बनता है किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है, अब उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3, एंग्लो फ्रेंच वॉर। हमने क्या स्टडी किया था कि फ्रांस जो है वो ब्रिटेन के साथ लड़ाई करता है। ठीक है, और किसको आज़ाद कराता है, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ाद करा देता है। ठीक है ना। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। द वॉर एडिड मोर देन $1 बिलियन लिवरे, और 1 बिलियन लिवरे तक का उन पर कर्ज चढ़ जाता है फ्रांस के ऊपर इस लड़ाई को लड़ने से, क्योंकि लड़ाई फ्री में नहीं लड़ी जाती। लड़ाई लड़ते टाइम जो है बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है, तो इससे फ्रांस पर इकोनॉमिक बर्डन आ गया। और जो लोन गिवर्स थे, जिन्होंने फ्रांस को लोन दिया था, उन्होंने 10% जो है लोन पे इंटरेस्ट की डिमांड कर दी। तो इस तरीके से एम्प्टी ट्रेजरी का कारण भी बनता है, फिनेंशियल क्राइसिस भी बनते हैं, और एंग्लो फ्रेंच वॉर एक कारण बनता है किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। सी द पॉइंट नंबर 4, अनजस्ट टैक्सेशन। समाज का एक ऐसा तबका था जिसके ऊपर अनजस्ट टैक्सेशन यानी कि बहुत सारे नाजायज़ टैक्स लगे हुए थे, है ना। The state finally increased taxes to meet its regular expenses such as the cost of maintaining the army, running government offices and universities. भाई क्या था कि एम्पिटेड तो जो ट्रेजरी है वो तो एम्पिटेड थी ही, और राजा को अपनी सरकार चलानी थी, बहुत सारे काम करने थे, है ना। तो उसने क्या किया, उसने डिसीजन लिया कि मैं जो है टैक्स बढ़ाऊंगा। तो टैक्स बढ़ेगा तो जनता पर बर्डन बढ़ेगा, और उससे पहले भी थर्ड स्टेट के लोग हर तरह का टैक्स बियर कर रहे थे। टैक्स सिस्टम जो था वो अनजस्ट था, वो सही नहीं था। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट। तो इस तरीके से अनजस्ट टैक्सेशन भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कारण बनता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, सोशल हायरार्की। फ्रांस का जो सोशल डिवीज़न था, फ्रांस की जो सोशल हायरार्की थी, उसमें बहुत गड़बड़ी थी। क्या था वहाँ पे समाज जो है वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, 3 अलग अलग तबकों में बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे क्लर्जी आते थे, दूसरे नंबर पे नोबिलिटीज़ जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो आते थे, और तीसरे नंबर पे कॉमन पीपल आते थे। कॉमन पीपल हर तरह का टैक्स पे करते थे, समाज की जितनी भी सारी समस्याएं होती हैं वो उनकी ज़िंदगी में थी। बाकी ऊपर वाले जो 2 हैं वो अपनी ज़िंदगी शान व शौकत से जी रहे थे, क्लर्जी और नोबिलिटी। ठीक है, तो ये सोशल हायरार्की है, इससे लोग परेशान हो चुके थे। लोगों को अब ऐसा समाज नहीं चाहिए था जो बिना किसी कारण के ही प्रिविलेज्ड रहे। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने जो है आवाज़ उठाई और उन्होंने रेवोल्यूशन कर दी। उन्होंने ये कहा कि प्रिविलेजेस तो हों लेकिन मेरिट के बेस पे, ना कि बर्थ के बेस पे। ठीक है, तो थर्ड स्टेट ने रेवोल्यूशन किया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, रोल ऑफ मिडिल क्लास।
बच्चों मिडिल क्लास ने बहुत शानदार रोल प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को करने में, ठीक है। फ्रेंच मिडिल क्लास के बारे में आपने पढ़ा, मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जो ना तो ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे, मिडिल क्लास, बीच बीच के से लोग। सो फ्रांस वाज, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दे वर एजुकेटेड एंड दे वर इनलाइटेंड, वे पढ़े लिखे थे, वे इनलाइटेंड थे, मतलब उनको नॉलेज हो चुकी थी, उनको अब पता था सरकार कैसे चलनी चाहिए, ठीक है। दे रिफ्यूटेड द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, राजा के जो डिवाइन राइट्स होते हैं ना, देवीय अधिकार, जिनके तहत राजा ये कहता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं जो कहूँगा वो होगा, ठीक है। तो उन्होंने राजा की इस तरह की राइट्स को खारिज कर दिया, उनको नहीं माना। और दे बिलीव्ड दैट अ पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, आदमी कितना कामयाब है, आदमी कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना समझदार है, इन गुणों पे, उसकी मेरिट पे उसकी सोशल पोजीशन होनी चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर। ये उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? मिडिल क्लास लोगों ने। दे हैड एक्सेस टू द वेरियस आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड प्रपोज बाय द फिलोसफर। तो देखो उस टाइम मिडिल क्लास के लोग जो थे वो काफ़ी मोटिवेटेड थे, किन किन लोगों से? जो उस टाइम फ्रांस में जो थिंकर्स थे, उन थिंकर्स के विचारों से वो लोग प्रभावित थे, ठीक है। तो उन्होंने उनके विचारों को माना और उन्होंने क्रांति कर दी। किसने? मिडिल क्लास ने। हियर इट इज। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7, रोल ऑफ थिंकर्स। तो ये जो थिंकर्स हैं, इन्होंने इन मिडिल क्लास के लोगों को, समाज को काफ़ी मोटिवेट किया कि वे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स लें, ठीक है, इस तरीके से घुट घुट के ना जिएं। तो रोल ऑफ थिंकर्स लाइक जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक मोटिवेटेड पीपल टू हैव डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इस तरीके से ये कुछ कारण हैं जिस वजह से फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो पहला पॉइंट है हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की, देन एम्पटी ट्रेजरी, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, अनजस्ट टैक्सेशन, ठीक है, सोशल हायरार्की, रोल ऑफ मिडिल क्लास एंड रोल ऑफ थिंकर्स। तो ये हमारी हेडिंग बनेंगे और इन हेडिंग्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चा हेडिंग को पहले याद करो अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद फिर इन हेडिंग्स को आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो जाएं, 1-2 लाइन आप अपनी समझ से जोड़ें, ज़रूरी नहीं एज इट इज़ लिखें, ठीक है। अपना सेंटेंस और अपना पॉइंट बनाना सीखें, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। अच्छा, इस क्वेश्चन को कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको करने का एक और तरीका भी है, ठीक है। तो मैं दोनों ही तरीके से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो इस इमेज में देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं, मतलब 5 हेडिंग्स बनाई हैं। तो आप ये 5 हेडिंग लेकर भी, इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए भी इसका आंसर कर सकते हैं। क्या क्या हेडिंग्स हैं? पहली है पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ में आपने यही लिखना है कि भाई एब्सोल्यूट मोनार्की थी, राजा किसी की नहीं सुनता था, अपनी मर्जी से रूलिंग करता था, ठीक है, और पूरा जो है गवर्निंग बहुत गड़बड़ तरीके से चल रही थी, ठीक है, लोग उससे खुश नहीं थे। पॉलिटिकल कॉजेज़ हो गए। सोशल कॉजेज़ में क्या है? सोशल डिवीज़न ऑफ फ्रांस, जिसमें थर्ड स्टेट सारे टैक्सेस बियर करता था, रिसोर्सेज उसके पास थे नहीं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। इकोनॉमिक कॉजेज़ में आप फ्रांस की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, एम्पटी ट्रेजरी थी, वो सब बताएंगे। आप सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में बताएंगे, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, ठीक है, और वो जो है इसलिए रेवोल्यूशन करने को तैयार हो गए, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में आप बताएंगे एम्पटी ट्रेजरी थी, पहले से उस पर फ्रांस पे कर्जा चढ़ा हुआ था, 10% जो है इंटरेस्ट की डिमांड लोन गिवर्स ने कर दी थी, और सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, रिलीजियस कॉजेज़। रिलीजियस कॉजेज़ में क्या आएगा? रिलीजियस कॉजेज़ में ये आएगा कि लोग जो हैं वो चर्च सिस्टम से, वो क्लर्जी जिस तरीके से देश को चला रहे थे और जो तरह तरह के टैक्स चर्च भी लेता था, उन सब से लोग परेशान हो चुके थे, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, इमीडिएट कॉजेज़। कुछ ऐसे कारण होते हैं हर एक रेवोल्यूशन में जो इमीडिएट कारण होते हैं, ठीक है, तुरंत, जिनकी वजह से रेवोल्यूशन फूट पड़ती है। तो इमीडिएट कॉजेज़ भी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। कौन से? देखो भाई, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल होती है, वहाँ पे लोग जो है एग्री होते हैं किसके लिए, कि भाई हम थर्ड स्टेट के लोग 1 पर्सन 1 वोट देगा, ठीक है, लेकिन राजा कहता है नहीं, 1 पर्सन 1 वोट नहीं, 1 स्टेट 1 वोट होगा। और लोग एकदम भड़क उठते हैं और वो इंडोर टेनिस कोर्ट में जाके ओथ लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करते हैं। हुआ ना इमीडिएट कॉजेज़। इमीडिएट कॉजेज़ में एक और चीज़ भी है, कंट्री साइड रूमर फैलती है कि भाई राजा ने जो है सैनिक बुला लिए हैं और वो हमारी सबकी फसलें बर्बाद करने वाला है, ठीक है, तो ये भी एक इमीडिएट कॉजेज़ बनता है।
तो इस तरीके से ये 5 हेडिंग लिखकर आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इजी टू रिमेंबर है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। समाज के कौन से तबके थे जिनको इस क्रांति से फ़ायदा हुआ। विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर। ऐसे कौन से तबके थे जिनको अपनी ताकत छोड़नी पड़ी। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम्स ऑफ रेवोल्यूशन। और समाज का कौन सा तबका था जिसको इस रेवोल्यूशन से निराशा हुई, ठीक है। मतलब इन्होंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो है पहले क्वेश्चन का आंसर, अपर मिडिल क्लास पीपल सच एज मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड peasants etc. who were categorized into third state were most benefit from the revolution। कुछ ऐसे लोग जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, उनको इससे फ़ायदा हुआ। हमने क्या पढ़ा था, क्रांति होती है, अपर मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो थोड़े पैसे वाले हैं, जो 3 दिन इक्वल काम का जो है टैक्सेस दे सकते हैं, वेजेस दे सकते हैं, तो उनको वोटिंग राइट मिल जाता है। तो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको होता है फ़ायदा, उनके लिए ये क्रांति रहती है फ़ायदेमंद, उनको होता है बेनिफिट। तो अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको इस क्रांति से हुआ बेनिफिट। इस बात को समझ लो अच्छे से, ठीक है। पूरे थर्ड स्टेट को फ़ायदा नहीं हुआ था, ठीक है ना, सिर्फ थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे उनको फ़ायदा हुआ था। उसके बाद है द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट पीपल वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर। द वर्ड रिलिंक्विश का मतलब क्या है भाई, उन्हें अपनी पावर छोड़नी पड़ी, अपनी ताकत को त्यागना पड़ा। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट पीपल, जो पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे उनको अपनी पावर छोड़नी पड़ी, उनकी पोजीशंस ख़त्म हो गई, ठीक है। ये हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो इसी में है, द पूरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो सबसे गरीब तबके थे समाज के, कौन कौन, जैसे स्मॉल पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, डेली वेजेस जो है वर्कर्स हैं, ये सब लोग, और इवन वुमेन, इन सब को उन्होंने वोटिंग राइट नहीं दिया इस क्रांति के बाद। इन सब को उन्होंने पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इनका राजनीति में कोई हस्तक्षेप, कोई हाथ नहीं रहने दिया। तो इन लोगों को निराशा हुई, तभी तो जाके जैकोबिन क्लब और वुमेन क्लब बने थे ना, क्योंकि इनको भी अपने वोटिंग राइट्स, अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे। तो क्रांति से फ़ायदा हुआ अपर मिडिल क्लास पीपल को, रिच पीपल्स को, है ना। उसके बाद नंबर 2 पे पावर किसको छोड़नी पड़ी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को, क्लर्जी नोबिलिटी को, और थर्ड निराश कौन हुए, पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और वुमेन, ठीक है। तो ये इसका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। देखो भाई, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या लेगेसी थी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इसका क्या महत्व था, ठीक है। 19th और 20th सेंचुरी में इसका महत्व क्या था, क्यों महत्वपूर्ण थी, क्या इसने सीख दी है पूरे संसार को। तो देखिए, ये इसलिए ज़रूरी थी। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रांसीसी क्रांति ही थी बच्चों, जिसने पूरे वर्ल्ड में उस टाइम, पूरे संसार में जो है लिबर्टी, डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को स्प्रेड आउट किया, इन विचारों को फैलाया, ठीक है। और आगे चल के दीज आइडियाज़ बिकेम एन अपराइजिंग फोर्स फॉर द पॉलिटिकल मूवमेंट इन द वर्ल्ड इन 19th एंड 20th सेंचुरी। तो ये इससे मोटिवेट होकर लोगों ने अपराइजिंग्स की हैं, अपनी फ्रीडम ली है, और उन्होंने ये इन विचारों को अपनाया है, लिबर्टी और फ्रीडम और डेमोक्रेटिक राइट्स को, ठीक है। तो संसार को सबसे पहले लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाला जो इवेंट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। ये इसकी लेगेसी है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखो, द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप वेयर फ्यूडल सिस्टम वाज फाइनली अबॉलिश्ड। ये फ्रांसीसी क्रांति ही थी जिसके बाद से फ्यूडल सिस्टम, सामंती जो समाज था, सामंती जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। फ्यूडल सिस्टम जिसने पूरे समाज की नाक में दम करके रखा था, जो सारे रिसोर्सेज के मालिक बने बैठे थे और लोगों को कुछ नहीं देते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्यूडल सिस्टम फाइनली ख़त्म हो गया था, ठीक है। और लोगों में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स आने लगी थी। ये विचार फ्रांस से चलकर बाकी पूरे यूरोप में और बाकी देशों में भी पहुंचने लगे थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो, colonized people reworked on the idea of freedom from the bondage into movements to create a sovereign nation state। वो देश
जो गुलाम थे, जो किन्हीं किन्हीं देशों की कॉलोनीज़ थे, तो वहाँ के लोग भी इससे मोटिवेट होते हैं और वो भी काम करना शुरू करते हैं अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने एरिया को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए, एक देश बनाने के लिए। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है और वो जो कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं उनको भी मोटिवेट कर देती है एकजुट होने के लिए, ठीक है, किसी भी तरह का अत्याचार ना सहने के लिए, अपने एरिया को एक देश बनाने के लिए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, लेगेसी है, ठीक है। सी पॉइंट नंबर 4, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दैट इमर्ज्ड after the French Revolution started becoming mass movement all over the world. Now people began to question the absolute power. तो इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव जो है समाज में आता है, वो क्या है कि लोग जो हैं नेशनलिज्म की तरफ जाने लगते हैं, है ना, और नेशनलिज्म का विचार पूरे विश्व में जो है फैल जाता है, ठीक है। लोग मास मूवमेंट करने लगते हैं, लोग एकजुट होने लगते हैं और लोग जो है अब क्वेश्चन करने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं एब्सोल्यूट पावर पे। राजाओं की जो ताकत है, राजाओं का जो मनमाना रूलिंग सिस्टम है, लोग अब उस पर सवाल उठाने लगे, लोगों का वो पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। सी पॉइंट नंबर 5, द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वुड बी सीन इन इंडिया टू। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है, इसका असर जो है भारत जो कि इतना दूरी पे है उसमें भी देखने को मिला उस वक्त। कौन कौन मोटिवेट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, तो इस तरह के जो लोग हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने भी उन आइडियाज़ को अपने देश में फैलाने की कोशिश की है। इन द एंड वी कैन से दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद पूरे विश्व के लोग जो हैं अपने हकों के बारे में जागरूक हो जाते हैं। वे एब्सोल्यूट पावर को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। उनको डेमोक्रेसी क्या होती है समझ आ गया, उनको लिबर्टी क्या होती है समझ आ गया, उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं ये बात समझ में आ गई और वो उनकी डिमांड करने लगे और एब्सोल्यूट पावर को मानने से इनकार करने लगे, ठीक है। तो ये हुआ इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ड्रा अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई आज के ज़माने में हमारे कौन से ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनका ओरिजिन हम कहाँ ट्रेस कर सकते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। मतलब उन राइट्स को हम एंजॉय तो आज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी उत्पत्ति कब हुई थी, कब वो विचार पनपे थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वो विचार पनपे थे। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, है ना, कितनी मतलब गहरी बात है कि आज भी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी राइट्स हैं, नेसेसरी राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और जबकि वो कब पनपे थे ये विचार? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो कौन से राइट है बच्चों? पॉइंट नंबर 1 है राइट टू वोट, हम वोट डालें और अपनी सरकार बनाएं। राइट टू वोट ये राइट है, ये आज भी चल रहा है, पनपा उस वक्त था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखो, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक, ये विचार उस वक्त पनपा था जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने भी बराबरी होगी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फॉलो किया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सबको बराबरी का हक होगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उन सब में सबको बराबरी का हक मिलेगा, सबको आगे बढ़ने का बराबर हक होगा, ठीक है, इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के मैटर में। तो राइट टू वोट लोगों को मिला, है ना, ये उस वक्त ये विचार पनपे, है ना, जो आज भी हैं। राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों के मन में कोई बात है, वो समाज में कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो किसी चीज़ का विरोध करना चाहते हैं, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का विचार जो है वो उस वक्त पनपा था, ठीक है। कोई भी ऑक्यूपेशन लोग फॉलो कर सकते हैं। देन राइट टू लाइफ, जीने का हक, ये सब चीज़ें। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, किसी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उसको उसके हक नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने का हक। ये सारे विचार उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन में के दौरान फ्रांस में पनपे थे और ये आज हमारे नेसेसरी राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो कि बहुत सारे देशों की डेमोक्रेसीज़ ने अपने सिटीजन को दिए हैं, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। तो ये राइट्स हम आज भी इंजॉय करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन? एक्सप्लेन। भाई क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यूनिवर्सल राइट्स का जो मैसेज है ना वो कॉन्ट्राडिक्शन के साथ सेट किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान? एक्सप्लेन करो।
तो कॉन्ट्राडिक्शन को समझो पहले क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है द्वंद्व की सिचुएशन, ठीक है। मतलब कि वो काम हुआ, क्रांति हुई, क्रांति से लोगों को राइट मिले तो, लेकिन सही मायने में वो मिले भी नहीं। तो क्रांति आई, क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद लोगों को राइट्स मिले भी और मिले भी नहीं। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन बन गई। मतलब रेवोल्यूशन का रिजल्ट तो मिला और देखा जाए तो मिला भी नहीं। तो कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन है, वो कैसे है, चलो देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट है, द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज डेफिनेटली बेस्ड विद कॉन्ट्राडिक्शन। जो यूनिवर्सल राइट का जो मैसेज है ना, वो कॉन्ट्राडिक्शन के साथ है, वो विरोधाभास के साथ है, उसमें विरोधाभास है। कैसे? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन उनका शुरू होता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के तुरंत बाद बनाया गया था, वो शुरू होता है इस स्टेटमेंट से, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। तो इसका मैसेज क्लियर नहीं था और इसमें सिर्फ मैन की इंपॉर्टेंस दिखाई गई थी। नाम से साफ पता चल रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। व्हाट अबाउट वुमेन? वुमेन के बारे में क्या है ना, उनका इसमें जिक्र ही नहीं है। फर्स्ट हेडिंग में ही यहीं पे हमें गड़बड़ नज़र आ रही है कि नहीं? यहीं पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रहा है इनकी फर्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। सो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यहीं पे हमें गड़बड़ी नज़र आ जाती है, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन कुड नॉट ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला पाई। इनफैक्ट द अनलेस देर इज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी, रियल इक्वालिटी कुड नॉट बी रिसीव्ड एट एनी स्फीयर। तो सही मायने में ये बराबरी नहीं ला पाई, एक बराबरी का समाज नहीं बना पाई, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी बट लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज डिनाइड टू इट, है ना। एक बड़ा तबका उसके बाद भी गरीब रह जाता है, लोगों को पूरे हक नहीं मिलते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आती है। द राइट टू वोट वॉज राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट सॉल्व द पुअर मैन्स प्रॉब्लम। तो ये जो राइट टू वोट मिला, तो इससे गरीबों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। इवन गरीबों को राइट टू वोट मिला ही नहीं, ना ही वुमेन को राइट टू वोट मिला। तो कहाँ जो है इस क्रांति का पूरा फ़ायदा लोगों को मिला? नहीं मिला, कॉन्ट्राडिक्शन बना रहा। पॉइंट नंबर 3, women were still regarded as passive citizens. They did not have any political rights such as right to vote and hold political offices like men. Hence, their struggle for equal political rights continued. औरतों को मैन के बराबर वोटिंग राइट नहीं मिले, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, ठीक है। औरतों को जो है पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया गया, तो उनका स्ट्रगल बना रह गया एज इट इज़। उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और अपना स्ट्रगल कंटिन्यू किया, ठीक है। तो वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, वोटिंग राइट नहीं मिले, तो कहाँ क्रांति फ्रूटफुल हुई? कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखो बच्चों, फ्रांस कंटिन्यू टू होल्ड एंड एक्सपैंड कॉलोनीज, दस इट्स इमेज एज ए लिबरेटर कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। फ्रांस अभी भी कॉलोनीज़ को मेंटेन कर रहा था, कॉलोनीज़ बनाने लग रहा था, तो आज़ादी देने वाला देश एक लिबरेटर ये कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। पॉइंट नंबर 5 देखो, स्लेवरी एग्जिस्टेड इन फ्रांस अंटिल द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। और स्लेवरी को भी उन्होंने मेंटेन रखा। एक तरफ वो बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स की, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, एक तरफ वो गुलामी को मेंटेन कर रहे हैं, स्लेवरी को मेंटेन कर रहे हैं। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? विरोधाभास है उनकी बात में। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या मिलता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब होती है तो उसमें हमें कॉन्ट्राडिक्शंस मिलते हैं। एक तरफ ऐसा लगता है कि लोगों को राइट्स मिल गए, ठीक है, लोगों की पॉलिटिकल्स डिमांड और उनकी जो है सोशल हायरार्की मेंटेन हो गई, मतलब समाज में उनको बराबरी मिल गई। दूसरी तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस रेवोल्यूशन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने राइट से डिप्राइव्ड हैं, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये हमने इन पॉइंट्स में जान लिया है। आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पूछता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। आप नेपोलियन के राइज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब नेपोलियन का राइज कैसे होता है, उसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। आप देखो फ्रांस में क्या होता है कि जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल के बाद, कन्वेंशन के फॉल के बाद डायरेक्टरी रूल्ड गवर्नमेंट बनाई जाती है, डायरेक्टरी बनाई जाती है, और वहाँ डायरेक्टरी के दौरान क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। तो इसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्टे उसका बेनिफिट उठाता है, उसका फ़ायदा उठाता है और वो पावर में आ जाता है, ठीक है। रेवोल्यूशन के दौरान वो मिलिट्री जनरल होता है और मिलिट्री जनरल कई बार
इस तरह की वीक पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर वो अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यही किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्टे ने किया था। वीक पॉलिटिकल कंडीशन का उसने फ़ायदा उठाया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो। इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करता है। ही सेट आउट टू कॉन्क्वायर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, और जो आस पड़ोस के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको जीतने के लिए चल पड़ता है। ठीक है, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज़ एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं उनको हरा रहा है, उनको हटा रहा है, और उसकी जगह पे अपने फैमिली मेंबर्स को इंस्टॉल कर रहा है। तो ये काम उसने किया। और खुद को उसने कैसे देखा, खुद को उसने कैसे डिफाइन किया कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज कर दूंगा। ठीक है, इसको एक नया यूरोप बना दूंगा, है ना। यूरोप को जीतने चल पड़ा। 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होता है। पॉइंट नंबर 3 देखो बच्चों। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, but rise to power did not last for a long time. He was finally defeated at Waterloo in 1815. तो जब वो पावर में आता है तो उसने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए। क्या क्या किया उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग रख सकते हैं, ये हक लोगों को दे दिए, है ना। वेट मेजरमेंट का सिस्टम यूनिफॉर्म किया। पहले अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होता था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने लोगों को बहुत सारे हक दिए। ठीक है, और लोगों को काफ़ी राहत मिली एक बार तो, लेकिन बाद में लोग उससे परेशान होने लगे थे। और फिर आगे क्या होता है बच्चों? आगे क्या होता है कि जो ब्रिटेन है, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है और रशिया है, ये सब मिलकर वाटरलू के मैदान में 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे को हरा देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक बार नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होता है और फिर फॉल हो जाता है। तो आप राइज किस तरीके से हुआ वो यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल 6 NCERT क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर पे डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। हम उसको डिस्कस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।